अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। एंड दिस लेक्चर इज अबाउट एन ई मॉडल फॉर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है। ई मॉडल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मॉडल में चार पांच जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी ई से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ई मॉडल है तो कुछ फैक्टर्स हैं विच जो कि बीपी के साथ एसोसिएटेड है, हम उनको वन बाय वन कंसिडर करते जाते हैं। जिसमें सबसे पहले है एक्सपेक्टेशंस। अब एक्सपेक्टेशंस पेशेंट की भी हो सकती हैं रिगार्डिंग प्रैक्टिस, और जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो प्रैक्टिशनर की भी हो सकती हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो फैक्टर है, दिस इज अबाउट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होती है? वो एक सेटिंग, ऑर्गेनाइजेशन या वो जगह जहाँ पे जो प्रैक्टिशनर है वो प्रैक्टिस कर रहा है, क्लिनिकल प्रैक्टिस, और जो आपके पास पेशेंट है वो अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आ रहा है। फिर आता है एक्सपीरियंस। प्रैक्टिशनर्स का जो एक्सपीरियंस है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एथिक्स, डेफिनेटली, और एविडेंस। ठीक है, अब इनको हम वन बाय वन देखते जाते हैं कि इनका क्या मतलब है और ये हाउ आर दे प्लेइंग एन अ रोल इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस, मैंने कहा था एक्सपेक्टेशंस हमारी दो कंपोनेंट्स में फॉल करेंगी। एक्सपेक्टेशन पेशेंट्स की भी और एक्सपेक्टेशन प्रैक्टिशनर्स की भी। ठीक है, पेशेंट की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वाई आर दे इम्पोर्टेंट, या वो क्यों ज़रूरी हैं? वो इसलिए ज़रूरी हैं कि जो ऑटोनॉमी है दैट इज ऑलवेज विद द पेशेंट। तो उसकी अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या है? क्या वो ट्रीटमेंट सिर्फ पेन फ्री होने के लिए ले रहा है, या ही वांट्स टू गो बैक टू मैक्सिमम फंक्शनल पोटेंशियल? फॉर एग्जांपल, एक एथलीट है, वो किसी इंजरी के पास बाद ट्रीटमेंट करवाने आ रहा है, तो और उसके कंपैरेटिव एक और बंदा है जिसको पाँव में दर्द है। ठीक है, तो उन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होंगे। जो एथलीट होगा उसका ऑब्जेक्टिव इज नॉट ओनली गोइंग पेन फ्री बट ऑल्सो इज रिटर्निंग बैक टू हिज मैक्सिमम पोटेंशियल दैट ही वाज ओरिजिनली प्लेइंग विद। जबकि उसके कंपैरेटिव एक आम सा आदमी है, उसका उसने कोई स्पोर्ट्स नहीं करनी, उसका लाइफ का गोल इज नॉट टू स्टे एक्टिव, लेकिन उसका गोल सिर्फ इतना है कि मुझे मैं पेन फ्री हो जाऊं। ठीक है, तो दोनों का जब ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होगा तो दोनों का ट्रीटमेंट प्लान डिफरेंट होगा। आप गाइड करते हैं कि क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी, बट जो पेशेंट का अपना ऑब्जेक्टिव है, जो उसके एम्स हैं, उसके गोल्स और उसके आउटकम्स हैं, और वो कम्युनिकेट कैसे करता है प्रॉब्लम, क्या वो सही तरीके से बता पाता है या वो कुछ चीजें छुपा लेता है। हमारे जो देसी पेशेंट्स होते हैं ना, हमारा एक बहुत बड़ा मसला है, हम डॉक्टर को जाके सारी बात नहीं बताते बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ जजमेंट। हमें लगता है कि हमें जज करेंगे, तो हम सारी बातें नहीं बताते। डायबिटिक्स ये छुपा लेते हैं, तो ये सिर्फ ये बताते हैं कि शुगर बड़ी खराब जा रही है, ये नहीं बताते कि हम क्या कर रहे हैं ऐसा जिसकी वजह से शुगर खराब जा रही। तो उसकी वजह से ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो डिसाइड करनी मुश्किल हो जाती हैं पेशेंट के लिए, अगर वो सारी चीजें कम्युनिकेट ना कर पाए से अपनी क्लियरली। ठीक है, उसके बावजूद तो पेशेंट एक्सपेक्ट करेगा कि मैं ठीक हो जाऊं। तो patient brings the expertise about his her life situation, values, preferences and beliefs। उसके क्या beliefs हैं, उसके preferences क्या हैं, उसकी values क्या हैं, और उसके social जो उसके situations हैं वो क्या है। उसके financial situation भी हो सकती है, उसके कोई और डिमांड्स हो सकती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें रोल प्ले करती हैं कि कौन से ट्रीटमेंट उसको दी जाएगी या प्रैक्टिशनर उसको कैसे हैंडल करेगा। अब आते हैं हम प्रैक्टिशनर की एक्सपेक्टेशंस पे कि वो कितना एक्सपर्ट है, हाउ टू वर्क टुगेदर टू अचीव द पेशेंट गोल्स। ठीक है, कितना वो पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर इंप्रूव कर सकता है, मतलब कि उसको कितना काउंसल कर सकता है, उसको कितना गाइड कर सकता है। बहुत सारे डॉक्टर्स आपने देखे होंगे जो प्रैक्टिशनर तो बहुत अच्छे हैं बट वो बहुत बुरे काउंसलर्स होते हैं। वो ना पेशेंट की बात सुनते हैं, ना पेशेंट से 2 मिनट सुनते हैं। कहा जाता है कि अगर पेशेंट की आप बात सुन लेना तो वो आधा ठीक हो जाता है। दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो ऑब्नॉक्शियस, फुल ऑफ देमसेल्फ डॉक्टर्स होते हैं या थेरेपिस्ट होते हैं, वो जिस मर्जी जगह के सोसाइटी के प्रेसिडेंट लगे हों, उनकी वजह से पेशेंट ठीक नहीं होने लगा। Consider the limitations and expertise, explains to the patient whether resources are available to meet the desired outcome or not। पेशेंट को ये बता सके कि ये चीज़ हमारे पास अभी अवेलेबल है, ये नहीं है, तो बेस्ट ट्रीटमेंट ये है, लेकिन ये अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो दूसरा बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल ये है, तो अब हम ये इसके लिए जाएंगे। ठीक है, ये थी एक्सपेक्टेशंस जो कि डिसाइड करती हैं कि किस तरह की प्रैक्टिस की जाए।
फिर आती है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? वो जगह जहाँ पे पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है। इसकी वजह से इट हैज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन बिलीव्स, थॉट्स, परसेप्शन एंड एक्शंस। जितनी कन्वीनियंट लोकेशन होगी, जितनी कन्वीनियंट टाइमिंग्स होंगी, उतना पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है वो बेहतर होगी। क्विक अपॉइंटमेंट स्केड्यूल्स हो, कर्टियस स्टाफ हो। अगर पेशेंट को 3-3 महीने लग जाएं सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो फिर इसका मतलब उसका इलाज तो ठीक नहीं ना हो रहा। वो इतनी देर तो वेट नहीं करेगा। अगर उसको कोई यूजुअली थेरेपिस्ट के बाद जो पेशेंट्स आते हैं वो इमीडिएट ट्रीटमेंट्स चाहिए होते हैं उनको। पेन है, पेन आप वेट तो नहीं कर सकते 3 महीने का। और जितना स्टाफ अच्छा होगा उतना बेहतर तरीके से प्रैक्टिस की जाती है। पेशेंट की प्राइवेसी, फिजिकल, सोशल और उसकी जो कल्चरल वैल्यूज हैं उनकी रिस्पेक्ट अगर किसी जगह पे नहीं होगी तो वहां पे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नहीं हो सकती। provides productive outcomes for making decision and recommendations। के जितने मतलब कि डिसाइड इन द एंड पेशेंट ने करना होता है। डॉक्टर उसको हेल्प जरूर करता है बट जो फाइनल डिसीजन है वो पेशेंट का होता है। ठीक है, टू गो विद द ट्रीटमेंट और नॉट, वो डिसाइड करता है। तो जितने आप प्रोडक्टिव आउटकम्स उसको देंगे उतना बेहतर तरीके से वो डिसाइड कर सकेगा। दो फैक्टर्स हो गए। एक्सपेक्टेशंस देख लिए कि हाउ डू एक्सपेक्टेशंस प्ले अ रोल इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। दूसरा फिर हमने एनवायरनमेंट का देख लिया कि हाउ एन एनवायरनमेंट प्लेज अ रोल इन प्रैक्टिसिंग थ्रू एविडेंस। फिर आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस किसका? डेफिनेटली प्रैक्टिशनर्स का। कितना उसका एक्सपीरियंस होगा, वो किस लेवल पे है, वो स्टूडेंट लेवल पे है, वो नॉविस लेवल पे है, वो एक्सपर्ट है या वो एक्सपीरियंस्ड है। ये डिसाइड करता है कि कितना बेहतर ट्रीटमेंट या कितनी बेहतर प्रैक्टिस की जाएगी। और वो कितना जो है वो अपना कंटिन्यूअस एजुकेशन के साथ अपने नॉलेज को बेहतर रख रहा है। कंटिन्यूअस एजुकेशन कैसे होती है? न्यू आइडियाज डेवलप करने, रिफ्लेक्शन करनी। अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन क्या होती है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू नॉलेज इनटू वंस कलेक्शन ऑफ स्किल्स। फिर आते हैं एथिक्स। ठीक है, एथिक्स क्या है? तमीज, तरीका, लीगल पॉलिसीज, मॉरल्स, जिनके थ्रू जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस की जाती है। तो इश्यूज क्या फेस आते हैं होते हैं जो एथिक्स जहाँ पे नहीं फॉलो की जाती? पेशेंट की एमआर, पेशेंट की जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना, डॉक्टर जो है वो पेशेंट डॉक्टर उसके थ्रू वो नहीं बता सकता, इवन के कोर्ट में भी नहीं बता सकता अनलेस अनटिल वो कोई ऐसा चीज हो जिसकी वजह से किसी और को नुकसान पहुंचना हो। तो फिर वो कोर्ट में डिस्क्लोज कर सकता है, वरना वो नहीं कर सकता। उसके फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं बता सकता, कॉन्फिडेंशियलिटी। इवन के पेशेंट अगर ये कह दे कि आपने मेरे फैमिली मेम्बर्स को नहीं बताना, तो डॉक्टर नहीं बता सकता। ये जो बहुत ज्यादा हम अच्छे बन के इधर उधर बताते हैं, नो। ये पेशेंट का राइट है, पेशेंट ने कह दिया, उसका कॉन्फिडेंशियल रखना है आपने, तो फिर आपने रखना है। Any practitioner is basically the advocate of patient. We should not take actions or give recommendations inappropriate or harmful for the patient or client. एविडेंस, हमें सारों को पता है एविडेंस के बगैर तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हो नहीं ना सकती। तो एविडेंस क्या है? प्रैक्टिशनर की अपनी एजुकेशन, एक्सपर्ट से वो क्या सीखता है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज द की टू ट्रांजिशन इन द फील्ड ऑफ रिहैब प्रैक्टिस टुडे। क्योंकि वाई स्पेसिफिकली रिहैब? क्योंकि इसके अंदर अभी इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो यू आर द वन हु इज प्लेइंग अ रोल इन डेवलपिंग दिस प्रैक्टिस। Access to the evidence is not difficult, ठीक है। Availability of evidence both in quality and quantity is needed। हमें सिर्फ ढेर सारा एविडेंस नहीं चाहिए, हमें एविडेंस अच्छी क्वालिटी का भी चाहिए। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो ये सारा प्रोसेस है, इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले आप एक क्लिनिकल क्वेश्चन बनाते हैं, पहला स्टेप है। ठीक है, उस क्लिनिकल क्वेश्चन से रिलेटेड फिर एविडेंस ढूंढा जाता है। एविडेंस ढूंढने के बाद आप उस एविडेंस को अप्रेज करते हैं कि क्या ये एविडेंस ठीक है या नहीं है। उसके बाद आप, अगर आपको पता लग गया कि ठीक है ये पीस ऑफ एविडेंस जो है दिस इज वैलिड, फिर आप उसको अपने क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में इंटीग्रेट करते हैं, मतलब उसको यूज करते हैं इन मेकिंग योर क्लिनिकल डिसीजन। उसके बाद आप प्रोसेस को एवेलुएट करते हैं कि ये मैंने जो सारा प्रोसेस किया है, वॉज दैट हेल्पफुल और नॉट। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक इन्फॉर्मेशन होती है। अगर वो हेल्पफुल है तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं है तो फिर एक और क्लिनिकल क्वेश्चन बनता है और ये सारी चीजें दोबारा से की जाती है। 5 स्टेप्स है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को करने के लिए। सबसे पहले कन्वर्ट इन्फॉर्मेशन नीड्स इनटू आंसरेबल क्वेश्चंस। उसके बाद एविडेंस ढूंढें, फिर उसको अप्रेज करें, क्रिटिकली अप्रेज करें। ये जो क्रिटिकल अप्रेजल है, ये जो टॉपिक है स्पेशली, ये भी हम इसको आगे पढ़ेंगे एक लेक्चर में इंशाल्लाह। नंबर 4 क्या है? उस एविडेंस जो अब आपने क्रिटिकली अप्रेस कर लिया है, उसको पेशेंट वैल्यूज और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग और अपनी क्लिनिकल एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग उसको एवेलुएट करें।
और फिर उसके बाद उसको अपनी ट्रीटमेंट प्लान्स में शामिल करें, और उसके बाद ट्रीटमेंट देने के बाद आप देखिए कि आपको इफेक्टिवनेस को आई है कि नहीं आई। अगर नहीं आई है तो कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ एवेलुएशन। ये 5 स्टेप्स हैं जो कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में फॉलो किए जाते हैं। एविडेंस क्या है? हमें पता ही है एविडेंस क्या है। इसकी एक टिपिकल डेफिनेशन है कि एनी एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन अबाउट द अपरेंट रिलेशन बिटवीन इवेंट्स कॉन्स्टिट्यूट potential evidence. Evidence in its broadest sense includes anything that is used to determine or demonstrate the truth of an assertion. एक assertion क्या होती है? एक assumption, क्या आपने hypothesis basically उसको टेस्ट करने के लिए कोई भी जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, that is evidence. एविडेंस के फॉर्म्स हैं जनाब। ऑल द एविडेंस इज नॉट जज्ड। सारा एविडेंस इक्वल नहीं होता। हिरार्कीज हैं। हिरार्कीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि कौन सी रिसर्च लेवल जो है वो ज्यादा रिलायबल कंसिडर होती है। सबसे ऊपर लेवल पे मेटा कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, मेटा एनालिसिस हैं, फिर सिस्टमैटिक रिव्यूज आते हैं, फिर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स आते हैं, फिर उसके बाद कोहोर्ट और केस कंट्रोल सीरीज आती हैं, और फिर एंड पे जो बेसिक रिव्यूज होते हैं वो आते हैं। रिसर्च बेस्ड एविडेंस एक्सपर्ट का ओपिनियन, पेशेंट की फीडबैक, आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस और क्लिनिकल रिकॉर्ड्स, ये सारी चीजें डिटरमिन करती हैं एविडेंस। ठीक है। हाँ, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। हम एक लेक्चर में हम ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि एविडेंस क्या क्या चीज बनती है। एविडेंस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? क्लिनिकल क्वेश्चन को एड्रेस करता है, उसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आपके पेशेंट जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके पेशेंट की। उसको किसी अच्छे जर्नल में पब्लिश होना जरूरी है। जरूरी नहीं है सिर्फ पब्लिश्ड हो, एक अच्छे जर्नल की भी हायरार्कीज होती हैं। आप सिर्फ गूगल करेंगे ना जर्नल की रैंकिंग, तो आपको हर साल की रैंकिंग नजर आती है। तो उसके अंदर जितना हाईएस्ट रैंक का जर्नल होगा, इसका मतलब उसकी उतनी स्टडी वैलिड होगी। कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडी, context of study and the time are consistent with contemporary healthcare। ये सारी चीजें डिटरमिन करती हैं कि एविडेंस अच्छा होगा या नहीं होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, पेशेंट क्लाइंट मैनेजमेंट एलिमेंट्स। जो क्वेश्चन के टाइप्स हैं हमने देख चुके हैं पहले। 4 मेन टाइप्स होती हैं: इंटरवेंशन, एक्सपीरियंस, प्रोग्नोसिस एंड डायग्नोसिस। उसके अलावा इंटरवेंशन एग्जामिनेशन और आउटकम से रिलेटेड भी हो सकती हैं। एग्जामिनेशन डायग्नोसिस के में ही अंदर कंसिडर होता है, और आउटकम जो है वो इंटरवेंशन के अंदर ही कंसिडर होती है। आइडियली द एविडेंस लोकेटेड विल एड्रेस द टेस्ट मेजर। ठीक है, या तो वो डायग्नोसिस से रिलेटेड होगा, या वो कोई प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होगा, या ट्रीटमेंट टेक्निक होगी जैसे, या फिर कोई क्लिनिकल प्रिडिक्शन या आउटकम होगी जैसे इंटरवेंशन टेक्निक्स क्वेश्चंस होते हैं। सब्जेक्ट्स जो आप स्टडी करते हैं, वो जो स्टडी के सब्जेक्ट्स हैं वो आपके पेशेंट क्लाइंट जैसे होने चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि आप अल्ट्रासाउंड एंकल में चेक कर रहे हैं तो आप को मिलती है रिसर्च, आपको मिलती है कि वो यंग एथलीट्स में की गई थी, जबकि आपका जो पेशेंट है वो 50 ईयर ओल्ड फीमेल है, तो आप उसकी स्टडी को अपने ऊपर नहीं यूटिलाइज कर सकते। एज, जेंडर, रेस, क्लिनिकल सेटिंग्स, सब्जेक्ट का डायग्नोसिस, उसकी स्टेज ऑफ इलनेस भी इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेशन ऑफ द प्रॉब्लम, फंक्शनल स्टेटस, लेवल ऑफ डिसेबिलिटी, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि समहाउ सिमिलर होने चाहिए आपकी रिसर्च में, और जो उसको आपने पेरेंट आर्टिकल बनाया है या जो आप कंसिडर कर रहे हैं रेफरेंस के तौर पे उसके अंदर। उसके अलावा पीयर रिव्यू मीडियम। पीयर रिव्यू मीडियम का मतलब होता है ऐसा जर्नल जो कि एक अच्छी जगह पे एक अच्छा रैंकिंग का जर्नल है। ठीक है, जो आर्टिकल्स होते हैं उस जर्नल के जो पीयर्स होते हैं, पीयर्स का मतलब होता है उनके दोस्त हैं, वो रिव्यू करते हैं, उनके कुलीग्स हैं। उस जर्नल को बनाने वाले जो लोग हैं वो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनका रिसर्च उन्होंने काफी अच्छे लेवल पे की होती है। वो लेट से मैंने आज एक आर्टिकल लिखा है और मैं एक अच्छे जर्नल में भेजती हूँ पब्लिश करवाने के लिए, तो उस जर्नल में ऐसे ही पब्लिश नहीं हो जाएगा। मैं वो फीस वगैरह भरूंगी, सारा प्रोसेस से गुजरूंगी, वो रिव्यू किया जाएगा उस जर्नल के पीयर्स के थ्रू। फिर उसके अंदर अगर कोई मिस्टेक्स हैं या कोई एम्बिग्विटीज है वो मुझे कांटेक्ट करेंगे, और ये समटाइम्स महीनों चलता है ये प्रोसेस। मेरे एक आर्टिकल पे 3-4 महीने चला था प्रोसेस, बैक एंड फोर्थ। वो मेरा पहला आर्टिकल था। बैक एंड फोर्थ उनके साथ राब्ता करके उन्होंने बताया कि इसके अंदर ये चीज क्लियर नहीं लिखी हुई, मैंने उसको क्लियर करके लिखा। उन्होंने पूछा ये आपने मेंशन नहीं किया, मैंने उसको क्लियर करके लिखा। कुछ चीजें मेरी मिस्टेक्स थी, मैंने उनको ठीक किया। जब वो सारी चीजें उनके क्राइटेरिया पे हो जाती हैं फिर वो पब्लिश होता है। ठीक है, फिर वो आपका एक क्वालिटी का जर्नल जो आर्टिकल है वो बन जाता है। एवेलुएशन क्या होती है? उसका रिसर्च डिजाइन और उसकी एग्जीक्यूशन चेक की जाती है। उसकी रेलेवेंस चेक की जाती है कि जिस जर्नल में, अगर आप स्पोर्ट्स के जर्नल में भेज रहे हैं तो क्या आपका जो आर्टिकल है वो स्पोर्ट्स के जर्नल में
पब्लिश भी हो सकता है या नहीं। ऐसे आप रूमेटाइड आर्थराइटिस का आपने आर्टिकल लिखा है और जर्नल आपका स्पोर्ट्स का है, तो उसमें पब्लिश नहीं होगा, वो रेलिवेंट नहीं है। उसके बाद क्या आप किसी नॉलेज के अंदर कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आर यू ब्रिंगिंग एनीथिंग न्यू टू द जर्नल। अगर आप ला रहे हैं तो फिर वो पब्लिश होगा, वरना वो अगर वो कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर मल्टीपल आर्टिकल्स पहले पब्लिश हो चुके हैं, तो फिर देयर इज नथिंग न्यू। ठीक है। और उसके बाद जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत कम होता है, क्योंकि हर जर्नल का अपना एक क्राइटेरिया होता है। अगर आपका राइटिंग स्टाइल डिफरेंट है तो वो आपसे चेंज करवा लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पब्लिश करने से पहले आप उनका राइटिंग स्टाइल जर्नल का देखते हैं और अपने आर्टिकल को उस राइटिंग स्टाइल के ऊपर कन्वर्ट कर लेते हैं। डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स होते हैं, एपीए राइटिंग स्टाइल होता है, वैंकूवर ज्यादा है वो यूज होता है, तो वो जब आप रिसर्च करते हैं वो चीजें साथ साथ पता लग जाती है। ठीक है। उसके बाद टाइम ऑफ पब्लिकेशन, कितना टाइम लगता है पब्लिश होने में। साल लग जाते हैं, 6 मंथ्स लग जाते हैं। लेकिन अब चूंकि कुछ चीजें एडवांस हो गई हैं तो अब कम टाइम लगता है। और ओल्डर रिसर्च में नॉट रिफ्लेक्ट द करंट पेशेंट, जितना पुराना आपका आर्टिकल होगा, या अगर आप एविडेंस ढूंढ रहे हैं किसी और का आर्टिकल है, तो वो जितनी पुरानी रिसर्च होगी उतनी वो लेस रेलेवेंट हो जाती है। हमने बात की थी कि अप टू डेट एविडेंस किसको कहते हैं, या तो 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स के अंदर जो आर्टिकल होता है, जो रिसर्च होती है वो रेलेवेंट होती है। समटाइम्स कुछ कुछ जगहों पे रिक्वायरमेंट होती है कि लास्ट 3 ईयर्स जो है वो होने चाहिए। ठीक है। तो ये आज का हमारा आर्टिकल, सॉरी आर्टिकल आर्टिकल करके मेरे मुंह से भी आर्टिकल निकल रहा है, ये आज का हमारा लेक्चर था, छोटा सा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, अगर जिंदगी रही तो। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।